बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। मेरा प्रोग्राम जो माई वॉइस के नाम से चल रहा है, उसमें आज मेरे मेहमान हैं जनाब सरदार अमजद यूसुफ साहब, जो कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यूरोप जोन के प्रेसिडेंट हैं और बड़े अच्छे ख़यालात के मालिक हैं। मजबूत इनका नज़रिया है और बड़ी दिलेरी से और साफ गोई से काम लेते हैं। जनाब अमजद यूसुफ साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। अच्छा, मैंने तो मौका दिया, लेकिन असल में आपकी मुसरफियत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आप इन्वर्टेड कॉमा काबू नहीं आ रहे थे। आज मेरी बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने तो आपको कम से कम 5-6 बार रब्ता किया। एनीवे जनाब अमजद यूसुफ साहब, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जिस रियासत की वहादत के लिए काम कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, और सियासी सिर्फ वहादत ही नहीं है हमारी, उसको हम ये था कि वहादत होगी रियासत की और साथ ही उसकी इंडिपेंडेंस होगी। 5 अगस्त को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने या इंडिया की हुकूमत ने उस पर वार किया और उसके जो इलाका उनके पास था उसके 2 हिस्से कर दिए और इन रियासत की वहादत को ख़त्म कर दिया और साथ ही है कि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके खिलाफ सबसे पहले यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने एहतजाज किया। लंदन में आप उसमें मौजूद थे और बहुत से लोग थे, तो उसके खिलाफ एक बाकायदा एक कैंपेन शुरू की। अब 1 साल हो गया है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आज जो है मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत से मुजाहरे जो हैं कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन बहुत से मुजाहरे ऐसे भी हैं जिनको पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया हुआ है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे हो रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स, आप हाउ डू यू सी थिंग्स नाउ आफ्टर 1 ईयर? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और आज ज़ाहिर है बड़ा अहम दिन था इस हवाले से कि रियासत की जो तकसीम थी उसको मजीद जो है वो हिंदुस्तान के एक इकदाम लें। और मैं नहीं समझता कि इसमें खालिस्तान ये कोई हिंदुस्तान की जो पूरी फोर्सेस हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, या उनका कोई रोल या हाथ था कि वो इस तरह का कोई इकदाम करते। मगर वहाँ पे एक ऐसी इस वक्त जो गवर्नमेंट है या जो इस वक्त वहाँ रेजिम मौजूद है, वो जो इंतहा पसंद आप उसे कह सकते हैं, कि उन लोगों का एक इकदाम था कि जो रियासत की जो पोजीशन जो थी, जो हिंदुस्तान के साथ जो पोजीशन थी, उसको उन्होंने ख़त्म किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो संजीदा रियासतें होती हैं या जो बड़ी रियासतें होती हैं जिन्होंने दुनिया में रोल देना होता है, वो हमेशा अपने मायदों की, अपने जो कौमों के साथ, लोगों के साथ जो मायदे किए होते हैं उनकी पासदारी करती हैं। और हिंदुस्तान इस पासदारी में मैं समझता हूँ कि नाकाम रहा। जो 5 अगस्त का इक़दाम था उसका, मोदी सरकार का, वो उस पे एक वार किया उन्होंने, जो महाराजा कश्मीर के साथ जो उन्होंने 370 करके मायदा किया था कि हम किन चीज़ों पे आपसे इत्तेफाक करते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे हम कश्मीरियों के साथ हैं, इस मायदे में हम बंधे हुए हैं। तो उन्होंने एक जो किया वो एक गैर संजीदा इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि इसका तकाजा ये था कि वो इस वक्त, और जब एक प्रॉक्सी को वो कंट्रोल कर रहे थे और जब एक प्रॉक्सी को जो है वो डिफीट दे रहे थे और प्रॉक्सी डिफीट पे पहुंच गई थी, जो भी दूसरी तरफ से प्रॉक्सी हो रही थी, तो उस वक्त में जब आप एक कामयाबी की पोजीशन में जा रहे थे, तो आपने एक ऐसा इक़दाम करके तो आपने पूरे कश्मीरियों को, जो कश्मीरी कंट्रोल लाइन के इस तरफ हैं, सोकाल पाकिस्तान में है, गलगित में है, जो जहाँ भी कश्मीरी हैं, उनको हिंदुस्तान ने एज ए रियासत जो है अपने साथ एक नाराजगी का नाराज कर दिया। और लोग इस पे नाराजगी का और दुख का और अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो तो नहीं रखते थे कि हिंदुस्तान जैसी रियासत जो है वो कोई ऐसा इकदाम करेगी कि जिससे एक अलमियत जन्म लेगा, जो कश्मीरियों का वहाँ के खित्ते के अंदर जो एक बढ़ती हुई, वैसे भी एक सूरत हाल जो थी वो नेबर्स के हवाले से वो अच्छी नहीं थी, तो वो एक और उन्होंने मजीद इस पे करके तो ऐसी फोर्सेस को मौका दिया है जो पॉलिटिकल नहीं है, जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि वो इंतहापसंद फोर्सेस को उन्होंने दोबारा वहाँ पे मौका दिया है या उस रीजन के अंदर फैलने फूलने का, कि जो उस खित्ते को डिस्टेबलाइज करें। और वहाँ के जो अवाम है, जैसे हिंदुस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो उसका भी कश्मीरियों पे फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो उसका भी कश्मीरियों पे फर्क पड़ेगा।
تو جہاں تک اس صورتحال میں ہندوستان کے اس اقدام کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اس وقت کی جو حکومت ہے یا جن لوگوں نے یہ 3-4 لوگوں نے بھی کہتے تو یہ ہے کہ وہاں تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا 3 لوگوں کو چھوڑ کے ایسے اقدام کا، تو وہاں پارلیمنٹ کے اندر ایک چیز کو مسلط کیا گیا اور اس کو ختم کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی گھناؤنا اقدام تھا جو کیا گیا. اس کے ریئیکشن میں جو سوال آپ نے پوچھا کہ یہ جو ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، ڈیمونسٹریشن تو اس وقت پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہوئے ہیں، اور ڈائسپورا کشمیریوں کے اندر بھی ڈیمونسٹریشن ہوئے ہیں. مگر یہ جو ڈیمونسٹریشن ہے، بحث ڈیمونسٹریشن تو آپ کے بقول کے جو کچھ لوگ ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ اس اقدام کی مذمت کریں، تو وہ تو ڈیمونسٹریشن کو کسی حد تک آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیمونسٹریشن کسی حد تک درست ہو سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اس اقدام کے خلاف ایک ڈیموکریٹکلی ایک پرامن طور پہ ایک اپنی وائس کو بڑھایا جائے کہ ایسے اقدام جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. مگر وہاں ایسے ڈیمونسٹریشن بھی ہو رہے ہیں کہ جو صرف اور صرف خالصتاً جو پاکستان کی جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ جو پاکستان کے سپورٹ سے بننے والی آرگنائزیشن ہے، یا پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو آزاد کشمیر کے اندر انٹیکٹ ہیں یا ان کو وہاں بنایا گیا، وہ پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کے بیاف پہ، یہاں کی ایمبیسیز کے بیاف پہ، یہاں کے کانسولیٹ کے بیاف پہ وہ یہ ڈیمونسٹریشن کر رہی ہیں. تو اس کا یہ تو وہی جو یکجہتی ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں، وہی یکجہتی والا جو ایک ڈرامہ ہوتا ہے، وہ بھی آج وہ ایک ڈرامہ دوبارہ کھیلا جا رہا ہے کہ یہ جو ہندوستان کا اقدام ہے وہ بہت بڑا غلط ہے. مگر اس سے پہلے ہم اگر اس کا اگر مجموعی طور پہ ہم دیکھیں تو ہندوستان سے زیادہ جو قانونی طور پہ جو اقدامات جو کیے پاکستان نے پچھلی پورے 7 دہائیوں میں، وہ زیادہ خوفناک ہے. اس نے تو چلو ایک ایسا وار کیا کہ جو اس کے اپنے آئین کے اندر تھا، مگر انہوں نے بھی جو ہمارے ساتھ معاہدے کیے تھے، اسپیشلی جیسے گلگت کے اندر، اور اس سے جو انہوں نے ختم کر کے یہ 35 کو ختم کر کے اس کا نام چینج کر دیا ہے، اس کو اپنا شمالی علاقہ جات جو ہے نا وہ پاکستان کے نادرن ایریاز بنا دیا تھا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے ڈیمونسٹریشن جو ہیں وہ انہوں نے کبھی کشمیریوں کو فائدے نہیں دیے. وہ ہمیشہ کشمیریوں کو تقسیم کرتے رہے، اور کشمیریوں کا جو ایشو ہے، یہ جو کشمیریوں کا سیاسی پہلو اس کا جو ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوتا رہا. اور اس کے دوسرے پہلو جو تھے جو سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہندوستان ایک بڑی قوت تھی، ڈیموکریٹک سسٹم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے معاہدوں کا پاس نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، وہ خاص طور پر یہ جو معاہدے تھے 370 اور 35A، ان کا انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، معاہدے میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو حملہ آور تھے جموں کشمیر پر، ان کو بھی باہر نکالنا تھا. ان کا معاہدے میں یہ بھی تھا کہ لائف، لبرٹی اور آنر جو پراپرٹی ہے وہ بھی ہماری جو ہے انہوں نے سیو کرنی تھی. لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ نہ اس سائڈ پر ہوئی نہ ہماری سائڈ پر ہوئی. دوسرے لفظوں میں لیگلی ٹیکنیکلی آپ کے جو مسائل ہیں یا میرے مسائل ہیں یا اور دوستوں کے مسائل ہیں اس سائڈ پر، اس کے ذمہ دار بھی ایک لحاظ سے انڈیا بنتا ہے. جی دیکھیں ہندوستان کے اندر جو بھی کچھ ہوا، یا جو ہندوستانی کشمیر زیر انتظام کشمیر ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا، اس میں ایک حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیریوں کا جو رول تھا، وہاں کا رول تھا، وہ بڑا ڈیوائڈ تھا. وہ بڑا طے شدہ جو اصول ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے بننے کے عمل میں، اس میں وہ کبھی بھی وہ اس طرح نہیں رہا کہ وہ کسی ریاست بننے کے عمل میں جا رہے ہیں. ہم تو کبھی بھی ان کو اس معاملے میں جو ہے نا ایک ریاست کی وحدت کے لیے کوئی بھی رول ہمیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آیا. مگر ایک طرح سے وہاں اس طرح کی پولیٹیکل کلاس پیدا ہو رہی تھی، اور ایسی پولیٹیکل کلاس موجود تھی، اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی سچویشن وہاں ہو گئی تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اس بحث میں جا سکتے تھے، اپنی ریاست کی بحالی کی بحث میں جا سکتے تھے، اپنی ریاست کی بحالی کے اقدامات کر سکتے تھے، اور ان کے اس طرح کے ریلیشن ڈیولپ ہو رہے تھے، جس کو ہم نے ہمارے دوسرے ان دوستوں نے جو ادھر سو کالڈ جو یہ ہمارے وکیل بنے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے ان کے اس ہاتھ میں گن دی. اگر ہندوستان 370 میں اگر لوگوں کو ان کے رائٹ کو، ان کی چیزوں کو بقولاب کے پروٹیکٹ کر رہا تھا، تو پھر وہ پروٹیکشن ان کی یہ بھی ضروری تھی کہ ایسے لوگوں کو وہاں نہ جانے دیا جائے. یہاں تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آج وہ صدر پاکستان نے تقریر کی کہ وہاں 9 لاکھ آرمی ہے، 13 لاکھ ان کی ٹوٹل آرمی ہے، تو 9 لاکھ انہوں نے کشمیر میں لگائی ہے، 4 ڈسٹرکٹ کے اندر، 5 ڈسٹرکٹ کے اندر. تو یہ ایک سارا پروپیگنڈا وار ہے، اور یہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ لوگوں کو کہنے کے لیے اور کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مگر اس سیاسی مومنٹ کو، اس سیاسی جو وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اس کلچر کو ختم کر کے وہاں پہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی کلچر کو
यहाँ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कमजोर किया इस तरफ के सियासी कल्चर को भी और उस तरफ के सियासी कल्चर को भी, जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म अख्तियार करता जा रहा था। और वो इस सिचुएशन में पहुंच गए थे कि कोई कहो बामकसूद मुज़ाकरात हो सकते थे, मगर इन्होंने उनके हाथ में एक गन देके, एक वेपन देके, तो उस कश्मीर के उन कश्मीरियों को डाइवर्ट किया और फिर उनको वहां पे जो कुछ हुआ वो आपके सामने, आप उस सारी मुसल्लह तहरीक को आप देख रहे हैं। उस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है ना कि अभी तो हम रो रहे थे कि 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन उसके फौरन ही अभी वो बात साल पूरा नहीं हुआ था, 1 साल तो जो जैसे कैसे गुजरा, तो पाकिस्तान ने एक नया कट्टा खोल दिया है 4 अगस्त को, और उसने भी एक नक्शा जारी कर दिया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन इसमें ये भी याद रखें कि इसमें जूनागढ़ को भी उन्होंने क्लेम कर दिया, गुजरात का जो इलाका था जहाँ पर बनना था उसको वो भी कर दिया, लद्दाख को भी माने उन्होंने कर दिया, बहुत सी और भी चीजें हैं जो उसमें रह गई हैं। तो आप इस चीज को, पाकिस्तान के इस एक्ट को कैसे देखते हैं? देखा जी, इन्होंने कभी अपने कट्टे बांधे ही नहीं है जब से ये बने हैं, इस हवाले से, या स्पेशली जब से कश्मीर तकसीम हुआ है और इसके हवाले से इनके कट्टे खुले ही हुए हैं। 1 साल के अंदर इनके पूरे रोल को आप तजिया करें कि इन्होंने कश्मीर के हवाले से जो पहुंच, ये कहते थे 370 आप खत्म हो गया जी, ये कश्मीरियों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। आप 7 दहाइयों से कह रहे हैं कि हम 370 को मानते ही नहीं है। अब एक चीज को मान ही नहीं रहे कि 370 जो एक्ट है, जो कश्मीरियों का मायदा है हिंदुस्तान के साथ, आईनी जो आपको हक दिया गया है, उस आपने कभी उस आईनी हक को ही तस्लीम नहीं किया। यानी आप मेरे एक आईनी हक को, जो कश्मीरियों का आईनी हक था हिंदुस्तान के साथ, हमारा क्लेम था हिंदुस्तान के साथ कि भाई यहाँ अगर इंसर्जेंसी हो रही है, यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई लोग यहाँ से हिजरत करने पे मजबूर है तो ये हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदुस्तान इसको देखभाल करे, इन कश्मीरियों की देखभाल हिंदुस्तान करे जब तक इसके किसी डिसीजन पे पहुंचते। तो इन्होंने जो किया, जो आप कह रहे हैं कि ये जो नक्शे बना रहे हैं, ये नक्शे में आप संजीदगी का अमल देखें, इस रियासत की संजीदगी आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटी अमूर का मिनिस्टर खड़ा होकर ये स्पीच करता है कि हम श्रीनगर में नमाज पढ़ेंगे और लाल किले पे हम जो है वो झंडा लहराएंगे। ये है इनकी संजीदगी का अमल के किसी दूसरी रियासत के दारुल हुकूमत पे जाके अपने मुल्क का झंडा लहराएंगे। यानी इस हद तक ये संजीदा है। अब इन्होंने एक नक्शा जारी कर दिया, यानी हिंदुस्तान के, ये सिर्फ एक ड्रामा है जिसको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कह सकते हैं, जिसमें जूनागढ़ को भी दिखाया गया, जिसमें अच्छा चलो दिखाना था तो लद्दाख को भी दिखाते ना, वहां तो आज ये नई प्रॉक्सी बन गए हैं चाइना की, और ये चाइना की प्रॉक्सी बन गए। अच्छा, ये तो ये एक मिनट ये लद्दाख जो रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था और हमारे नजदीक है, ठीक है जी जी, माइनस अगर पाकिस्तान की हमदर्दी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ है, तो फिर लद्दाख को माइनस क्यों किया गया है? देखें, लद्दाख को इसलिए माइनस किया गया कि आज जो आपका मुल्क चला रहे हैं, या जो आपका मुल्क जो है, ये किसी के हाथ में अगर आप प्रॉक्सी हैं तो वो एक चाइना की प्रॉक्सी है। आप मेरा मुल्क ही पाकिस्तान का मुल्क ही। अच्छा, वही पाकिस्तान को कह रहा हूँ, आपसे तो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो रियासत है मदीना है, ये जो इस वक्त जो है, ये मदीना की नई रियासत जो है, इसका नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नई प्रॉक्सी बनी है ये चाइना की, और वो चाइना की किसी चीज को, उनके सरकारी स्टेटमेंट जब आ गई कि हमने चाइना के कहने से और चाइना के शामिल करके हमने ये मैप इशू किया है, तो अगर चाइना इनके मैप बना रहा है किसी भी सोवरेन कंट्री का, तो दुनिया की सबसे कमजोर कंट्री उठा ले तो वो अपनी सॉवरेनिटी पे कभी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। एक सोवरेन कंट्री जो एटॉमिक पावर है, जिसके पास 8 लाख रेगुलर ट्रूप्स हैं, उसके पास वेपन्स हैं, और अपने बजट का 60 to 65% अपने वेपन पे लगाते हैं अपनी सरहदों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका नक्शा जारी करती है एक अलग रियासत कि वो उसके मशवरे से। हम ये सब ये भी नहीं करने जाती, ये जाती नहीं करें। उन्होंने गाना भी तो इशू किया ना, क्या बात करते हैं? गाना नहीं देखा आपने जो ISPR ने इशू किया? सिर्फ ये नक्शा नहीं चाहिए, वो जो गाना फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है। अब आप कहेंगे नहीं कहा है, तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने चाइना से मशवरे के बाद ये नक्शा जारी किया है। अब नक्शे में अगर वो श्रीनगर को, तो आप मेरी बात नहीं समझिए। मैं अर्ज ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने नक्शा खाली किया शायद, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कल गाना भी तो एक पेश किया ना परसों। जी कौन है वो? तो उन्होंने कहा कि हम 1 मिनट की खामोशी करेंगे, और किसी दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात उस पर की कि अगर 1 मिनट की खामोशी के बाद अगर हिंदुस्तान न माना तो ये हम सारी जिंदगी के लिए खामोश हो जाएंगे। हम खामोश हो जाएंगे, हम बिल्कुल ये खामोश बात कर रहे थे। मैंने आपने मजाक में आपको टोका था, मसले में मैं ये कह रहा था कि
आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक कॉलोनी बन गया है चाइना की, और जो कुछ चाइना चाहता है उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी बनती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये चीजें जो है ना, ये सामने अब कोई बेवकूफ तो है नहीं कि उसको नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के सारे अखबार पढ़ते हैं, सारे लोग, हम उसका नेशनल टेलीविजन देखते हैं, हम इसके ज़ेरे इंतजाम है, तो यहाँ हर चीज से हम मुतासर हैं, तो इसकी पॉलिटिक्स से भी हम इनडायरेक्टली और इसके बाकी माशी मसाइल से भी हम जुड़े हुए हैं। मगर मसला ये है कि जहां तक उसकी रियासत की जो वहदत है, ये जो रियासत एक सॉवरन रियासत होती है, वो बाकायदा एक उनकी प्रॉक्सी बन गई है। और वो चाइना की प्रॉक्सी इसी तरह बनी कि जब आज मैं दो लोगों को बड़ा दुख हुआ कि जब ये चाइना और इंडिया का जो लद्दाख के अंदर जो प्रॉब्लम खड़े हुए, ये पहला प्रॉब्लम नहीं था। हमारे लोग तो कभी अभी आके तो इन्होंने 2004 में देखा, ये 200 से 300 तक वाकयात हो चुके हैं इससे पहले हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान, और यहाँ ये जो है ना, ये कशीदगी जारी रहती है, ये पहली दफा नहीं हुआ है। तो हमारे दो जो लोग थे जिनका हमें बहुत, एक तो पाकिस्तान का, तो वो तो उनका बनता था कि वो चाइना की सपोर्ट करें, मगर हमारे कश्मीर के अंदर से भी लोग बहुत खुश थे कि हमारी सरजमीन पे चाइना ने कब्जा किया है, वो चाइना अंदर आ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, और हमें बड़ी खुशी है। और इसमें हमारे कई नेशनलिस्ट दोस्त भी बड़ी खुशी का इजहार करते हुए मुझे सोशल मीडिया पे नजर आए। आपका कोई भी ट्रेडिशनल, कल्चरली और हिस्टोरिकली आपका कोई रिलेशन भी चाइनीज के साथ नहीं बन रहा। आपका पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, के बर्रे सगीर के साथ कश्मीरियों का ऑलवेज हिस्टोरिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली हर वक्त जो है वो रिलेशन बरकरार रहा। मगर हम जाके उनसे रिलेशन बनाने जा रहे हैं 2020 21वीं सदी में, जिनके साथ हमारा हिस्ट्री में कभी कोई रिलेशन नहीं रहा उन लोगों के साथ। तो ये हमारी खुशी जो थी। यूसुफ साहब, जिन लोगों ने बांगड़े डाले जम्मू कश्मीर के लोगों ने, उनको आप क्या कहेंगे? ये ज़हनी गुलाम नहीं है, या ये इनको पता नहीं भी क्या हो रहा भाई? अगर एक और मुल्क ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया सरजमीन पर, तो हमें तो दुख होना चाहिए। ये तो बेसिकली ये दूसरों को गद्दार कहते हैं। गद्दार तो, गद्दारी के एक्ट तो इनके हैं, मुर्तकब हो रहे हैं। जो गैरों को, जब गैर हमारे मुल्क पर कब्जा करते हैं तो ये खुशी का इज़हार करते हैं। ये कौन सी मुहिब वतनी है? डॉक्टर साहब, असल में मसला ये है कि हमें कभी भी अपने लोगों से मायूस नहीं होना चाहिए, और डेमोक्रेटिकली, और जो जमहूरी जो लोग होते हैं वो हमेशा लोगों से बड़ी तौक़ुआत रखते हैं। मगर हमें आदत पड़ी हुई है, ये चिराग बेग लाने वाली जो आदत है ना, ये हमारे अंदर खासी डेवलप हो चुकी है। पहले चिराग साथ काटते हैं, क्योंकि लोगों को शायद पता नहीं लगेगा चिराग तीन भाई कौन था, तो क्या हुआ था। तो देखा, वो तो हिस्ट्री में जाएंगे तो चिराग बेग वो हुक्मरान था कि जिसको हमने डोली में बैठा के बाहर के हुक्मरान को लाके कहा कि हम पे हुकूमत करें, हम कश्मीरी नायल हैं। हाँ। जैसे पाकिस्तान हमें कहता है कि आप कश्मीरी नायल हैं, आप पे हमें रेंट ऑफिसर और लेंट ऑफिसर डालने हैं, क्योंकि आपका इंतजाम चलाने के लिए हमें बंदे भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आप नायल हैं। मगर इसी तरह वो चिराग बेग जो हम पे लाए गए थे, वो डोली में बैठा के हमने लाए थे कि हम पे हुक्मरानी करें, हम कश्मीरी नायल हैं। मैं एक ज़िमनन ये बात हो गई, तो हिस्ट्री के हवाले वैसे ये आप चलो ठीक कह दिया आपने। ये मैं इससे आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी हिस्ट्री को इतनी उससे ताबनाक नहीं है, भरी हुई है इन तरह की गलतियों से। लेकिन ये जो लोग हैं, ये मैं समझता हूँ कि देखिए, इनका ये नेशनलिस्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इनके ये मुस्लिम नेशनलिज्म हर चीज़ मज़हब के आईने से देखते हैं। ये पाकिस्तान की एक ज़्यादा गलती हो, उसको मसलन कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मुझे कहने लगे जी आप देखते नहीं कि कितना जुल्म हो रहा है कश्मीर में। मैंने कहा भी आपको किसने बताया? अजी टीवी पर देखें। मैंने कहा किस टीवी में? अजी पाकिस्तान टीवी देखें आप। मैंने कहा जी इंडिया भी फ्रीक है मसला कश्मीर का, हमारे नज़दीक पाकिस्तान भी फ्रीक है। यानी कि इंडिया की पोजीशन लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान की निस्बत। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा क्या आपने आप तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं टीवी, क्या आपने इंडिया का भी मीडिया कभी देखा? वो कहा जी मैं काफिर मीडिया क्यों देखा। मसला ये कि अगर ये हमारी नीयत है, अगर दो फ्री के आपने एक फ्री के मीडिया को सुनकर फैसला दे दिया, तो ये ऐसे तो नहीं चलता ना। जी जी जी, देखें, हम कश्मीरियों को जो इस वक्त तक जो हमारे जिस तरफ वाला भी कश्मीरी है, वो हमें एक चीज से खौफजदा किया गया, और वो खौफ ये हमारे अंदर पैदा किया गया कि आपका हमदर्द हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो सकते हैं, जो एक सेंटिमेंट बना के ये आपके हमदर्द हो सकते हैं। वहां का रहने वाली एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हिंदुस्तान के साथ बहुत कंफर्टेबल है, हम ये माने या ना माने। जम्मू वाले बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहे हिंदुस्तान से ऑलवेज। इस तरह
लद्दाख वाले भी इस हद तक रहे, वैली वालों के अंदर तो एक ऑलवेज एक चीज रही, हिंदुस्तान के खिलाफ भी रहे और हिंदुस्तान की हमायत में भी रहे। इसी तरह आजाद कश्मीर में देखें कि वन वे जो लोग थे वो पाकिस्तान के साथ बड़े कंफर्टेबल रहे, और गलगीत वाले तो ऑलवेज जो है ना वो ये मुतालबा करते रहे कि हम जो है ये इसका हिस्सा। मगर हम लोग ये कहते थे कि आपने अपनी किसी पोजीशन को भी लेना है, आपको पूरा हक है, जम्मू वाले को भी हक है, श्रीनगर वाले को भी हक है, आजाद कश्मीर के आदमी को भी हक है, गलगित वाले को भी है, लद्दाख वाले को भी है, मगर इसकी एक कानूनी पोजीशन पहले वाज़ेह होनी चाहिए कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है। और लीगल पोजीशन में पाकिस्तान तो ये मुतालबा एक तरफ से आज उसने रख दिया कि हम जो है वो पाकिस्तान की हक खुद इरादियत को गैर इस पे हमायत करते हैं, और दूसरी तरफ आपने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पूरे मैप्स में अपने आप को उधर डाल के, तो फिर तो ये हुआ कि आप ऐसी मूवमेंट को कह रहे हैं कि ये सिर्फ कश्मीर जो है वो ये कहे कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर कोई कश्मीरी कहे कि हम पाकिस्तानी नहीं है, सपोज एक कश्मीरी उठ के कहता है कि मैं हिंदुस्तान के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता हूँ, तो वो किस तरह उसको आप किस तरह रोक सकते हैं? उसके पास ये लीगल राइट मौजूद है। अगर कोई कश्मीरी कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहता हूं, तो उसके पास भी ये लीगल राइट मौजूद है कि वो उसके साथ रहेगा। मगर हम ये कहते हैं कि 1946 को बनने वाली रियासत ही बर्रे सगीर के अंदर जो रियासत बनी थी मार्च 1846 में, वही रियासत जो है वो लीगल रियासत थी, और उसी रियासत के उसी प्रोसेस से बनी थी जिस प्रोसेस से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान तक बर्रे सगीर तकसीम हुआ, इंडिया की रियासत बनी और पाकिस्तान की रियासत बनी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके रीयूनाइट होने के बाद अब आप अपने फैसले जो है, आप अपने वोट का हक मुझे मिलना चाहिए कि मैं अपना मुस्तकबिल का फैसला करूं। अब पाकिस्तान ने उस पर कानून ये लगा दिया है कि आप मुस्तकबिल का फैसला तो जरूर करें, मगर आपका वोट जो आना चाहिए वो सिर्फ पाकिस्तान के हक में आना चाहिए। और इस तरह अगर यही सूरत रही तो हिंदुस्तान भी एक दिन ये इस पे मजबूर, अब तो उन्होंने तो उसको यूनियन टेरिटोरी बना दिया। अब क्या कर सकता है पाकिस्तान? उसको नक्शों में दिखा के क्या कर सकता है? क्या कल वो इनका भोंडा मजाक देखें इस रियासत का, और इस रियासत का कश्मीरियों से मजाक देखें कि कल वो कह रहे हैं कि हम इस नक्शे को जो है वो यूनाइटेड नेशन से पास करवाएंगे। यानी ये भी कभी हुआ, और फिर उसको कहते हैं ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। इसको उसका नाम क्या दिया कि वो पॉलिटिकल मैप है। देखिए उसके अंदर भी एक गुंजाइश है कि कोई नेशनल मैप नहीं है कि आपका कोई नेशनल मैप हो, उसको उसका नाम। इससे ज्यादा मजाक, कितनी ज्यादा मजाक ये हम हमारे साथ करेंगे कि श्रीनगर का कोई बंदा इनके साथ, जम्मू का कोई आदमी इनके साथ रहना चाहता है, उस रियासत के साथ कोई रहना चाहता है कि जो रियासत अपने लोगों के अगवा, जो अपने लोगों को रियासती इदारे अगवा करते हैं। कल की मिसाल आप देखें, एक साफी को उन्होंने उठा के उसके साथ बदतरीन तशद्दुद किया और प्रेशर में आके तो उन्होंने उसको शाम को छोड़ दिया। आज मैं देख रहा था उसके जख्म और उसकी उसको ले जाके मारते रहे। अब मुझे बताएं कि जिन्होंने 7,000 8,000 बलोचों को गायब किया हुआ है, 1,000 2,000 इन्होंने सिंधियों को उठाया हुआ है। अब उन पख्तूनों को, जो पख्तून कल इनसे शामिल हुए, कल इनको एक एरिया मिला, और वो आज पूछते हैं कि हम आपके कंट्रोल में हैं या तालिबान के कंट्रोल में। उस रियासत के साथ ये चिट्टा अनपढ़ कश्मीरी, सादा कश्मीरी, ये कैसे रह सकता है उनके साथ? बकौल इनके चिट्टा अनपढ़ सादा कश्मीरी, ये कैसे रह सकता है उस रियासत के साथ? उसको अपना मुस्तकबिल कैसे कर सकता है? और उसके ऊपर कि ये सिर्फ इनसे अपना कोई नहीं रख सकता। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जो आरएसएस नमूना और मॉडल सामने आ रहा है, और एक डेमोक्रेटिक रियासत को उन्होंने एक आरएसएस रियासत बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, जो एक सेकुलर रियासत थी जिसकी दुनिया में मिसालें दी जाती थी। उस रियासत के साथ ये चिट्टा अनपढ़ कश्मीरी कैसे जाके उस रियासत के साथ रहना चाहता है? जो कश्मीरी अपने पहले दिन से ही डेमोक्रेटिक है, इन दोनों कंट्री से पहले डेमोक्रेटिक है, इनके असेंबलियों के इलेक्शन जो कहते हैं किंगडम थी, वहां असेंबलियों के इलेक्शन सबसे पहले इस कश्मीरी ने करवाए। वोट देने का हक इसने सबसे पहले सीखा, और तजारत में भी इसके जो रिलेशन बाकी फर्दर दुनिया से रहे वो खासे बेहतर रहे, ये सेंट्रल एशिया की रियासतों से। तो ये कश्मीरी कैसे इन रियासतों से अपना मुस्तकबिल वाबस्ता कर सकता है कि जाके हिंदुस्तान से रहे या जाके पाकिस्तान से रहे? हम इनके एग्जाम करते हैं। जब हिंदुस्तान का हम आता है तो हम हिंदुस्तान को एग्जाम करते हैं कि हिंदुस्तान ने अपना रोल तारीख में क्या दिया। उसी तरह हम पाकिस्तान को भी एग्जाम करते हैं कि पाकिस्तान ने अपना तारीखी रोल जो है वो क्या प्ले किया। और यहाँ जाके तो आप देखें, दोनों का तजिया उठा के देखें कि हमारे साथ इन्होंने क्या किया। अब जिम्मेदारी जो मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल था उसकी तरफ पे, आज जो जिम्मेदारी बनती है, मैंने तो पाकिस्तान से कोई सहूलत नहीं ली, मैंने तो इंडिया से कोई सहूलत नहीं ली, मगर जो कश्मीरी इंडिया से सहूलत लेते थे, जो कश्मीरी पाकिस्तान के सहूलतकार थे, जो कश्मीरी
हिंदुस्तान के साथ जाके अपना मुस्तकबिल जोड़ते थे। आज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तारीखी रियासत के हिस्से बखरे होने से और इस रियासत के लोगों को भेड़ बकरियां बनने से, ये कहते हैं 46 में भेड़ बकरियों की तरह बेचे, बिके जी आप बिक रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। आज इनकी पोजीशन भेड़ बकरियों की तरह बन गई है ये 21वीं सदी में, और ये आज इनको ये पोजीशन अपनी निकालने के लिए इन जो रवायती पॉलिटिशियंस हैं, ये जो सहूलतकार थे दोनों तरफ के, इनको उठ के बात करनी होगी अपनी रियासत की वहदत की, इसकी भली की, इनकी इंटीग्रिटी की, इनकी इज्जत की, इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये मैं तो नहीं कर सकता, या मेरा कोई कौम परस्त जो जिसके पास छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो तो अपने राइट को कितना प्रोटेक्ट करेगा, वो तो मजम्मत करेगा, वो कॉन्फ्रेंस करेगा, वो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, वो इनके ब्रूटल एक्ट के खिलाफ बात करेगा। मगर जो इतनी बड़ी फैसिलिटीज लेकर आज तक बैठे रहे, आज उनकी बात करने का मौका आ गया। और आज मेरा ख्याल ये है कि ये होगा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान से यही जो इन्होंने चमचे कच्चे पाले हुए थे, ये इनसे उठ के इनसे पूछेंगे कि भाई हमारी ये इस रियासत की जो तारीख थी, इसको क्यों आप खत्म कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे थे कि 1846 में लोग कहते हैं ना जी भी भेड़ बकरियों की तरह फरोख्त कर दिया गया कश्मीरी को। आप कहते हैं कि उस वक्त नहीं बेचा गया, लेकिन बेसिकली आजकल जो है कुछ कश्मीरी बिक रहे हैं अपने मफदात की खातिर, ये बात कह रहे हैं आप। अच्छा, yes. कि इमरान खान साहब ने ये कहा है आज जो है ना सो कॉल आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, तो उन्होंने कहा कि इस इकदाम से, पाकिस्तान के इस इकदाम से कश्मीरियों की आज़ादी की मंजिल करीब आ जाएगी। तो ये कैसे करीब? बहुत करीब आ गई है सर। वो तो अभी वो जो है हमारे कंट्रोल लाइन पे पहुंच गई है। तो देखें ये क्या इनकी संजीदगी का आलम आप देखें कि ये वो तकरीर शुरू करने से पहले कहता है कि मैंने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है, तो कभी वो श्रीनगर में होता है तो कभी वो पेशावर में होता है। अच्छा। उसने जो तनकीद का पहला लफ्ज देखेंगे, आप एक यकजहती के लिए गए हैं कि इन लोगों के साथ कोई यकजहती करने की जरूरत, ये यकजहती इनसे बड़ी ड्रामे हुए। वो उसकी संजीदगी का आलम आप देखें, इनके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की संजीदगी देखें कि 5 अगस्त के वाक़े को काउंटर करने के लिए 4 अगस्त को एक ऐसा ड्रामा करते हैं जिसे मैं तो नहीं हंसा ना, मैं कश्मीरी तो किसी जगह नहीं हंसा ना, मैंने फेसबुक पे भी नहीं देखा कि हमारा कोई दोस्त या हमारा किसी कौम परस्त ने उठ के इनको हंसे हो। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान का मीडिया आप देखें कि हिंदुस्तान इनके लिए क्या लिख रहा है और इनके लिए क्या वो जारी कर रहा है, और वो मजाक कर रहे हैं और सिर्फ टीवी पे बैठ के इनके लिए कि ये इनकी संजीदगी का आलम देखें कि जो जूनागढ़ जो जिसका कहीं अरसा 1947 में उसने अपना डिसाइड करके वो उसने कहाँ रहना है वो कर दिया, जो आपने इस संजीदगी इस हद तक उनकी गैर संजीदा रवैया उसकी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को बहस आके, जिसकी स्पीच मैंने दोनों की सुनी है, प्रेसिडेंट की भी सुनी है, और प्रेसिडेंट ये कहता है कि 24 अक्टूबर को लोगों की रियासत के लोगों ने बगावत करके एक वहां खुद मुख्तार हुकूमत महाराजा के जुल्म के खिलाफ जो भेड़ बकरियों की तरह बिक गए थे, उसकी स्टेटमेंट आज की जो उसने पार्लियामेंट के अंदर सेनेट के अंदर जो वो आज उसने खिताब किया। आप मुझे बताएं कि उस 24 अक्टूबर के हीरो को पहला गद्दारी का जो सर्टिफिकेट डाला वो पाकिस्तान ने सरदार इब्राहिम के गले में डाला। उससे लेकर आज तक इन्होंने किसी कश्मीरी पे इत्मीनान किया हो, फारूक अदर तक, रवायती पॉलिटिशियन में बारिस्टर सुल्तान महमूद पे, अतीक खान पे, अपने मुमताज राठौर साहब को तो जहाज में हेलीकॉप्टर में लाके बैठा के उसकी गवर्नमेंट ही खत्म कर दी। इन्होंने कभी किसी रवायती पॉलिटिशियन या किसी कश्मीरी पे जो कश्मीर का रहने वाला है या गलगित का रहने वाला है उस पर इत्मीनान नहीं किया। इन्होंने एक ही काम किया कि हिंदुस्तान कश्मीर इश्यू से जितनी आग लगाई जा सकती है हिंदुस्तान के अंदर वो लगाई जानी चाहिए, और हिंदुस्तान को हमने लीड करना है, और हिंदुस्तान को हमने जो है वो खत्म। इनकी बस संजीदगी जो है वो GH2 में बनती है कश्मीर पॉलिसी, और वहीं से ना इमरान खान को कश्मीर इशू का पता। मैंने इमरान खान को खुद रावलाकोट के स्टेडियम में खड़े होकर नेशनल अवामी पार्टी के कन्वेंशन में ये खिताब करते हुए सुना कि कश्मीरियों को आजाद और खुद मुख्तार रहना चाहिए, इनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक। उसी से 200 किलोमीटर आप जाके आज बैठ कहता है कि कश्मीरी जो चाहते हैं वो पाकिस्तान, कश्मीरी चाहते हैं अगर पाकिस्तान के साथ रहना तो आप चले जाएं यूनाइटेड नेशन के अंदर, कहें इनको कि यहाँ लोगों को वोट का हक दें, हम रायशुमारी के लिए तैयार हैं। अभी पाकिस्तान ने ऐसे किसी एकदम की हमायत की? वो तो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इनको गुलाम रखा जाए। इमरान खान ने तो जो देखिए माजी में बहुत सी बातें की हैं, जब वो ओपोजिशन लीडर थे
या अभी अभी सियासत में आए थे, तो अब तो बेचारे को पता ही नहीं क्या हो रहा, कितने यू टर्न किए हैं उसको पता ही नहीं है, सुबह कुछ कहता है, रात को कुछ कहता है। तो बाज़ लोग तो कहते हैं कि किसी ने पिछले दिनों कहा था कि इमरान खान को आज़ाद करो, यानी वो खुद आज़ाद नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे लीडर की बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं, इससे मतलब नज़र ये आता है कि कश्मीरियों के जो मसाइल हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह एक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, वो पॉलिसी जो है ना हमारी मुसीबत और हमारे गले में पड़ी हुई है। ये देखें ना, जब हमारी हुकूमत किसी को कहते हैं, चलो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में जो आपने हुकूमत बनाई, तो आपके पास फॉरेन मिनिस्टर था ना, आपके पास बाहर बात करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत होती है, जाके कोई अपना पोर्टफोलियो देता है कि मैं इस स्टेज से होकर बात कर रहा हूं। हमारी कौन कौन सी चीजों को इन्होंने खत्म नहीं किया। हमारे पास जो आइन के अंदर, मैं तो आइनी माहिर हूं नहीं, जिस पे मैं गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, मगर वैसे एक मोटी बात है कि इन्होंने जो तलवार हम पे 56 की जो लटकाई होती है कि हम अगर मुंह से थोड़ा सा गलत कहेंगे तो ये हमें काट के तो हमें हमारी हुकूमत को खत्म कर देगी। ये जो वो भी हुकूमत जो जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, जो बेइख्तियार हुकूमत है, जिसके पास न कोई आइन है, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। आप मुझे ये बताएं कि उस तरफ के कश्मीरी को तो ये आजाद करवाने चले, ये इस तरफ का कश्मीरी आजाद, वो कश्मीरी जो जिसके पास अपनी रियासत थी, जिसके पास अपना झंडा था, जिसके पास अपना आइन था, जिसके पास अपनी आइन साज असेंबली थी, जिसके पास अपनी कानून साज असेंबली थी, इस कश्मीरी के पास जो आजाद कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी है या गलगित का रहने वाला गलगिती कश्मीरी है, आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा इख्तियार था, आप कौन सी कानून साजी कर सकते थे, आप 7वें ग्रेड का मुलाजिम भर्ती नहीं कर सकते थे, आप तो बेइख्तियार लोग थे। मुझे आज आजाद कश्मीर के लोगों पे अफसोस होता है, दुख होता है कि कभी कभी वो जब अपने पार्टियों और अपने पार्टी के मंशूरों के साथ एक दूसरे पे, पाकिस्तान की पार्टी पे तनकीद करते हैं, तो इनके पास आज तक अपना इख्तियार मांगना है। ये 13वीं तरमीम में थोड़ा सा इख्तियार कुछ भी नहीं है। अगर उसको भी डिटेल में देखें तो वो भी थोड़ा सा कश्मीर कौंसिल का बोझ, उन गरीबों पे बोझ बहुत था कश्मीर कौंसिल का, जो पाकिस्तान के उनके बड़ा बोझ होता है, उनपे थोड़ा सा बोझ इन्होंने उनका कम किया, तो उन्होंने एकदम वहम शब्द रख दिया 14वीं तरमीम का, और उसको बेख्तियार बनाना। जितना बेख्तियार दुनिया के किसी भी इस वक्त प्लानिट पे बेख्तियार लोग नहीं है जितने आजाद कश्मीर के लोग बेख्तियार है, और इसकी हुकूमत बेख्तियार है। सिर्फ उनके पास अच्छी गाड़ी होती है बैठने के लिए, और एक झंडा लगा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान का और एक तरफ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का वो झंडा, जो पता ही झंडा ही किधर से आया इनके पास। वो हमारे कौम प्रेस भी उठाए फिरते हैं, हमारे कई दोस्त कहते हैं ये आजाद, ये कश्मीर का झंडा है, और उनको ये भी पता नहीं है कि ये कहां से। इनके पास कुछ भी नहीं है, और ये अगर इनको बाइख्तियार बनाते ये पाकिस्तानी, आज पख्तूनख्वा वाले जो है ना अपना नाम उन्होंने चेंज करवा लिया। आज पख्तूनख्वा वाले जब उनका बजट कम होता है तो वो आके इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं। आजाद कश्मीर के आदमी को, गवर्नमेंट को बजट देके तो बार बार पूछा जाता है कि ये खर्च किस पे कर रहे हैं। उनको इवन रोड पे किसी को बड़े प्रोजेक्ट पे पैसे थे। मेरी वाटर सप्लाई स्कीम बनी इस वक्त जो जहां मैं रहने वाला हूँ, वो 36 करोड़ की स्कीम है। तो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें इजाजत नहीं है कि हम 18 करोड़ से ऊपर पैसे एक दफा साइन कर लें, इसलिए हम इस स्कीम को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। देखिए मुझे तो इस चीज का नहीं पता था, मगर उन्होंने 18 करोड़ की 2 स्कीमें की। यानी अंडा खाना है, मगर अंडा तोड़ के उसको आधा आधा करना है, फिर पकाना है, फिर खाना है। यानी इस हालत तक हम बेख्तियार हैं, और ये यहाँ से उठ के किसको आजाद करवाने चले। ये आज जो आजाद कश्मीर के पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और इसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, वो कहते हैं कि श्रीनगर का आदमी निकला। श्रीनगर का आदमी तो आज भी से ज्यादा भीतर है, उसका 370 खत्म कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया, और हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक फोर्सेस निकली, स्टूडेंट्स निकले, वहां के लोग निकले जिन्होंने आवाज उठाई कि ये धारा 370 को खत्म करके आपने एक लोगों पर जुल्म किया है। यहाँ कोई पाकिस्तान में उठा निकला हमारे खिलाफ के इनके इख्तियारात नहीं है, कोई उठा के आपके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, कोई उठा के आपके वसाइल पे पाकिस्तान का कब्जा क्यों हुआ, पाकिस्तान अपने कब्जे को छोड़े, यहाँ के दरियाओं का आप कश्मीरियों को दे। कोई उठा के मंगला डैम की रॉयल्टी कश्मीर गवर्नमेंट के हवाले की जाए, कोई उठा के जाफरा के प्रोजेक्ट की जो है वो कश्मीरी गवर्नमेंट के हवाले की जाए। कोई पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से एक आवाज भी नहीं उठी, और जो सिविल सोसाइटी में वहां को वाइसिस हैं उनको इतना मार दिया गया, इतना खत्म कर दिया गया कि वो आज अपनी बका और अपने सर्वाइवल के लिए उस रियासत के वो अंदर जो है मजबूरी से रह रहे हैं।
तो आप कहते हैं कि हमारी हमें ज्यादती की गई हम पे। तो इस पाकिस्तान ने, जो मैंने देखा है, जो मेरी भी उम्र अब खासी हो गई है, इसने तो, मैं कभी कभी देखता हूँ कि इसने तो हमें जितना पीछे ले जा सकता था, दीवार से लगाना तो दूर की बात है, दीवार की दूसरी तरफ धकेल दिया है। अच्छा हम जी यूसुफ साहब थोड़े से दूसरी तरफ आते हैं 5 अगस्त की तरफ। आज जो बरतानिया में मुजाहरे हो रहे हैं, इसके बारे में कोई आपको फीडबैक हो? मुझे तो आई है जो लंदन में मुजाहरा हो रहा है ना, इंडियन हाई कमीशन लंदन के सामने है, तो इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद मस्जिदों में ऐलान किए गए, जब ईद का दिन था जुमे के रोज़, कुछ ने सैटरडे को बनाई ईद, वहाँ पर भी उन्होंने बड़े बड़े खुतबे दिए कि देखें जी वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है और आप जो है ना इंडिया के खिलाफ मुजाहरा करें। तो जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसने कहा जी कि 150 के लगभग आदमी हैं इंडियन हाई कमीशन के सामने। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे या दूसरी जगहों पर आपके पास कोई रिपोर्ट हो? मैं वैसे ये, मैं जो भी गुफ्तगू करूंगा ये मेरा जाती तजिया होगा, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस पे शायद मेरे दोस्तों को, मेरी पार्टी को भी इख्तलाफ हो सकता है या कोई और सिचुएशन उसमें हो सकती है। मगर मैं ये यहाँ तक समझता हूँ, या मेरी जो फाइंडिंग्स हैं, कि वहां तो आप 150 कह रहे हैं, कुछ लोग तो वहीं कह रहे थे कि हम 100 के करीब लोग हैं। इस तरह कहीं भी कोई कामयाब मुजाहिरा नहीं हो सका। बर्मिंघम में कुछ थोड़ा बड़ा मुजाहिरा हुआ है वहाँ। इस आदमी ने मुझे कहा ना, उसने कहा जी भी बिटवीन 1 एंड 150, लेकिन मैक्सिमम जो है ना 150 हो सकता है। ये नहीं मुझे। यस, ये जो बर्मिंघम में थोड़ा ज्यादा बड़ा मुजाहिरा था, वहाँ वो जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीटीआई और वो सारा एक था वहाँ लोग। इस वक्त जो है ना, देखें, जब बरतानिया का मुझे तजर्बा है। नहीं, बर्मिंघम में कितने अंदाजन लोग होंगे? मैंने कोई अभी उसका तजिया नहीं किया, मगर वहाँ एक स्मार्ट किस्म की जो है ना स्ट्रेंथ मौजूद थी, जो उस जगह में मौजूद थी, मगर वो टाउन हॉल के सामने थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वहाँ एक वो मेरा तजिया जो जाती तौर पे इस वक्त है वो ये है कि पाकिस्तान, देखें, इससे पहले जो मैं एक हम इसकी मिसाल न दें तो ज्यादा, पाकिस्तान ने जब भी यूं में यकजहती बनाना होता है, या कोई इंडिया के खिलाफ मोदी कहीं आया हो तो डेमोन्स्ट्रेशन करवाना होता है, तो मैनचेस्टर, रोचडेल, लीड्स, बर्मिंघम, नॉटिंघम से 5-5, 10-10 बसें बुक करवाते हैं। ये पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की जिम्मेदारी होती है और एम्बेसीज की, और उन लोगों को बाकायदा पैसे दिए जाते हैं और वहां जाके जो है वो बसें भर के ले जाते हैं, और वहां जिनको कोई कश्मीर से लेना देना या किसी हिंदुस्तान पाकिस्तान के इशू से लेना देना ही नहीं होता है, उनको ये पेमेंट करते हैं। और लास्ट जो हमारा यूमे यकजहती पे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था, वहां एक बंदा खड़ा हो गया, बूढ़ा आदमी था, तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, आपने ही अरेंज किया था। तो मैंने उससे पूछा कि यार, आप ब्लैकबर्न बहुत दूर एरिया है, तो आप क्यों आए इस डेमोन्स्ट्रेशन में, इतने दूर से, आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है, कोल्ड भी बहुत ज्यादा है, और आपको कोल्ड और फ्लू भी हुआ, बाहर सर्दी है इतनी। कहता है वो घर में तंग था, तो इन्होंने कहा कि 100 पाउंड हम आपको देंगे, आने जाने का खर्चा भी देंगे, आने जाने का सफर के लिए जो अखराजात है वो भी करेंगे, 100 पाउंड आपको देंगे, और साथ में आपको जो है वो वापस घर तक छोड़ेंगे। इसलिए मैं आ गया। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हमारे में आ गया। अब उसको ये पता ही नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेशन उनका किधर है। तो वो कहता है कि मुझे बड़ी अट्रैक्शन लगी आपके नारों में, और मैं सारे दोस्तों से उसको मिलाया, उस बूढ़े आदमी को, आप लोग वहीं पे थे। तो बात यह है कि ये बसें बुक करते हैं यहाँ से, और फिर बसें भर के ले जाते हैं, और फिर ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये पाकिस्तान के पिछले 7 डिकेड से ये पॉलिसी चल रही है। इस दफा जो मेरा जाती तजिया ये है कि पाकिस्तान ने जो इकदाम, जो इंडिया का 5 अक्टूबर का इकदाम है, उसके खिलाफ बाहर की दुनिया में कोई बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करने की हमायत नहीं की, और इसके एम्बेसीज ने और इसके कॉन्सुलेट ने पैसे खर्च नहीं किए। एक तो इनको खतरा ये था कि लोग नहीं जाएंगे, कोरोना की वजह से भी हो सकता है, मगर दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इस इकदाम को जो 5 अगस्त में हिंदुस्तान ने किया, उसको इन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने ताई इन्होंने ये फैसला कर लिया कि इस इकदाम को अब हमने इसको इंडोर्स करना है। हमने उस कश्मीरी को अब कोई सपोर्ट नहीं करनी है जो उस तरफ, उसके लिए हम गीत बनाएंगे। और मैं उनको, शायर ने कहा था ना, मैं गीत गाता रहा हूँ तेरे हुस्न की, तेरी जवानी की, बस वो हम उसके खूबसूरती के, उसके वैल्यू के, उसके हम गीत बनाएंगे। और ये इन्होंने नई पॉलिसी जो जारी की है इस वक्त, अगर ये बसें भर के ले जाते लोगों की, लोग पैसे लगाते हैं, तो फिर वो आम मासूम से लोग जिनको लेना देना कुछ नहीं है वो भी चले जाते। मगर इस वक्त उन्होंने मेरी जो फाइंडिंग्स हैं या जो मेरी बातचीत हुई है उसमें यह है कि इनने कोई खर्चा कुछ भी नहीं किया। इसलिए कोई लोग जो इंडिविजुअली कोई निकले हैं, कोई बर्मिंघम में गए हैं या कोई लंदन एम्बेसी के सामने, वरना आप देखें कि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई मुजाहिरा हो तो ये बरतानिया के कब्रिस्तानों से भी लोग जो पुराने कश्मीरी मरे हुए हैं या पाकिस्तानी मरे हुए हैं वो भी उठ के चलना शुरू कर देते हैं कि जी चलें आज इंडिया के खिलाफ मुजाहिरा। कब्रिस्तानों से लोग बाहर आ जाते हैं। तो देखें, ये 5 अगस्त का इतना बड़े वाक़े
اگر ہندوستان کو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس میں 100 آدمی مظاہرے کے لیے کیا. اس لیے پاکستان نے اس چیز کو ہندوستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے یہ کشمیریوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ 5 اگست کا جو اقدام ہے اس میں پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ فلی موجود تھی, اور جن ایوانوں میں ہوئی اس پہ بھی کوئی کتاب لکھے گا, ڈک چینی اٹھے گا اور کوئی کتاب امریکہ کے ایوانوں میں جہاں بیٹھ کے ان کی گفتگو ہوئی یہ کتاب ضرور لکھی جائے گی. اس پہ بھی یہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے, اور پاکستان نے پہلے انسرجنسی کروائی, وہاں پہ پراکسی کروائی, اب کشمیریوں کو مروانے کے بعد, وہاں فوج لگوانے کے بعد, اب وہاں سے ہندوستان کے ساتھ دوسرے کمپرومائزنگ سچویشن میں سیدھا جا رہا ہے پاکستان, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے آج بڑا ڈیمونسٹریشن نہیں ہو سکا. آپ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجی تھی پاکستان کی کہ 5 اگست کو یوز کر کے لوگوں کو باہر لایا جائے اور انڈیا کی مذمت کرائی جائے, وہ پالیسی کم سے کم بیرون ملک ناکام ہوئی ہے. جی جی بالکل. آزاد کشمیر میں تو انہوں نے کیا ہے نا, وہاں تو ان کی پارٹیاں موجود ہیں, وہاں ان کا ایک, اور دیکھو دونوں جگہ انہوں نے الگ الگ سیٹ اپ رکھے. یہاں انہوں نے جو ہے نا سرکاری سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. آپ سرکاری یہاں جو کشمیری جو کمپین کرتا ہے پاکستان کے حق میں اور ہندوستان کے خلاف, وہ سرکاری سطح پہ کرتا ہے, اس کو سرکاری پروٹوکول حاصل ہے, اور اس وقت اس طرف کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے کہ اس کو وہاں جو ہے نا اگلا بجٹ دکھایا جاتا ہے اس سے کہ آپ کی حکومت دیں گے, آپ کو یہاں یہ چیزیں دیں گے, آپ کو یہاں یہ پوزیشن حاصل ہوگی. آزاد کشمیر کے اندر ڈیفرنٹلی ڈیل کر رہے ہیں, اور باہر کے لوگوں کو یہ ڈیفرنٹلی ڈیل کر رہے ہیں کہ دو الگ الگ بالکل سا, اور ان کو بھی آپس میں کبھی بھی آپ نے دیکھا کبھی ڈائسپورا کی اور کشمیری لیڈرشپ کی کوئی بڑی کانفرنس ہوئی, ماسوائے ایک کانفرنس جو آپ لوگوں نے کروائی تھی آج سے 15 سال 20 سال پہلے, جہاں بینظیر اور فاروق عبداللہ اور یہ لوگ آئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ میں نے آج تک کوئی بڑی کانفرنس نہیں دیکھی ماسوائے جو ہماری جو ایفرٹس رہی ہیں, جو نیشنل جو لوگ تھے کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ کانفرنسیں لوگوں کو بلانے کی, یو این کے اندر جس طرح ہم نے بیٹھ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کیا, انہوں نے کبھی بھی ان لوگوں کو آپس میں نہیں ملنے دیا. ڈائسپورا کشمیری کو اور وہاں پہ گراؤنڈ میں رہنے والے کشمیری کو آپس میں نہیں ملنے, یہ ان کی سرکاری پالیسی یہاں چلتی ہے. ہم جو یوسف صاحب جس کانفرنس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جس میں محترمہ بینظیر بھٹو بھی تشریف لائی تھیں اور فاروق عبداللہ بھی آئے تھے, اور وہ بڑے بڑے نوٹیبل لوگ آئے تھے, باوجود اس کے کہ پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ یہ کانفرنس ناکام ہو, ہماری کامیاب کانفرنس تھی. لیکن یہ ایک بات بھول رہے ہیں آپ کہ جو پچھلے سال ہم نے کانفرنس کرائی تھی برمنگھم میں, وہ بڑی زبردست کانفرنس تھی. اس میں 2 روزہ کانفرنس تھی, دنیا کے مختلف جگہوں سے ہمارے پاس آئے تھے جو اسپیکرز, اور بے شمار, یعنی صرف یہ نہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ تھے, دوسری کمیونٹیز کے لوگ وہ بھی آئے تھے. آپ ظاہر ہے آپ اس میں پیش تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب کشمیریوں جموں کشمیر کے لوگوں کی کامیاب ترین کانفرنس میں سے ایک وہ تھی جو برمنگھم میں ہم نے 2 روزہ کانفرنس کی تھی. میں اس پہ سر بالکل آپ سے اتفاق ہے, وہ بہت بڑی کانفرنس تھی, اس کے بہت بڑے امپیکٹ رہے ہیں, مجھے اس پہ سب پتا ہے, آپ لوگوں کا بہت بڑا کام ہے. مگر مسئلہ کیا تھا کہ یہ کانفرنس جو تھی نا وہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے کروائی, یہ بات, اور وہ ہماری کانفرنس تھی. اس پہ ہم کہیں کوئی سوشل میڈیا پہ یا کسی پہ بیٹھ کے ہم وہ اپنا منہ میاں مٹھو کہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے. تو وہ جو اس کا میں نے ریفرنس دیا نا, وہ اس لیے ریفرنس دیا کہ وہ کشمیریوں کے جیسے چیئرمین شوکت علی کشمیری صاحب تھے, آپ تھے اور آپ کے دوسرے دوست تھے, تو وہ ایک جوائنٹ کانفرنس جو آپ لوگوں نے کروائی تھی, میں اس کا ایک ریفرنس کوٹ کیا اس حوالے سے کہ یہاں مل بیٹھنے نہیں دیا گیا. اچھا, مثلا مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ علی گیلانی صاحب ہیں, ان کو پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ نشان پاکستان دیں گے ان کی خدمات کے لیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمات کیا ہیں, اور آپ اس ان کو جو ہے نا ایوارڈ دیا جا رہا ہے اس پر کچھ آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ میں پہلے تھوڑا سا دینے والوں پہ گفتگو کروں گا تو پھر لینے والے پہ چلو بات ہو جائے گی. ایز یو لائک. 5 اگست کے بعد عمران خان کے ساتھ جو لوگ مظفر آباد میں گئے, آپ کو پتا ہے کون لوگ تھے؟ آپ بتا دیں. اس کے ساتھ کوئی ایک سنجیدہ انسان آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر سے, یہ اس کی پارٹی کے اندر سے ہی کوئی سنجیدہ لوگ موجود ہے نا, پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر سنجیدہ لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ گئے اداکار, گانے والے, بجانے والے, یہ ان کی سنجیدگی کا حل ہے. اور اسی پروگرام کے حوالے سے میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا ہے, تو ایک خاتون کو جو اداکار تھی اسے یہی ایوارڈ دیا گیا جو گیلانی صاحب کو دیں گے. اچھا, وہی ایوارڈ جو ہے وہ گیلانی صاحب کو دیں گے, وہی ایوارڈ اس میری
खातून मोहतरमा को भी मैं उसकी अदाकारी पे बिल्कुल सहमत हूँ, वो बहुत अच्छी अदाकार है। मगर दूसरे दिन इन्हीं के सोशल मीडिया ने उसकी पोर्नो तस्वीरें जारी कर दी। अच्छा अच्छा तो अच्छा अब मुझे इस अवार्ड की हैसियत बता दें। थोड़ा सा रुके यार, मुझे, मैं थोड़ा कुंद ज़हन आदमी हूँ, समझा नहीं हूँ। आप ये कहते हैं कि निशान पाकिस्तान का जो है ना अवार्ड एक अदाकारा को दिया, पाकिस्तानी अदाकारा को, जी जी और आप ये जी। कहते हैं कि वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे रोज जो है ना उसकी कुछ गलत किस्म की फोटोग्राफी भी जो है ना वो शाया कर दी गई, और वो वो इन्हीं की पार्टी के सोशल मीडिया साइट पे। अच्छा, सो यानी जो दूसरे उसमें एक तरफ उसको अवार्ड दिया गया, दूसरी तरफ उसको बेनकाब किया गया, ठीक है जी। अच्छा, और उसकी ऐसी तस्वीरें लगाई गई कि अगर वैसी कोई तस्वीरें थी भी तो उनको कहते यार कि इसको हमने निशाने पाकिस्तान दे दिया। ये मैं एक वाकया भी आपसे कह सकता हूं कि वो जो हमारी अदाकारा तराना थी, वो मिलने गई जब यहिया खान से, तो उनको सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। तो वो बड़ी मुश्किल से अंदर गई, तो मिलके तो जब वो बाहर आई तो वो जो रोकने वाले थे, उसने एक फौजी ने उसको सलूट कर दिया। तो दूसरे फौजी ने पूछा कि थोड़ी देर पहले तो तुम रोक रहे थे, तो अभी इसको सलूट कर रहे हो? तो उसने कहा ये जाते हुए तराना थी तो आते हुए कौमी तराना है। इनका जाते हुए अवार्ड जो होता है ना, वो बड़ा मुश्किल से होता है, आते हुए वो एकदम सलूट बन जाता है, क्योंकि ये सलूट से जारी होता है। जैसे ये जो निशाने पाकिस्तान है, ये इसका रेगुलर प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये एक, मैं उसको इसमें जानना ये चाहता था कि आप यानी अब वही जो है निशान पाकिस्तान जो है ना अली गिलानी साहब को दिया जा रहा है, तो क्या इस बात का खतरा मौजूद है कि कोई तस्वीर वाला कोई इस तरह की इनके खिलाफ भी आ जाए? अली गिलानी साहब की अगर तस्वीर तो ना जारी कर सके, मगर उनकी अल्लाह ना करे कि उनकी जिंदगी में करे, मगर उनको ये कोई दब्बा का ऐलान, जो इनके जो छोटे छोटे बुत बने हुए थे, बुजुर्ग आदमी हैं, उन पे, उनकी पॉलिटिक्स पे हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, उनकी सियासी जो हिकमत अमली है उस पर बात कर सकते हैं कि उनकी सियासी हिकमत अमली से सिर्फ वैली के कश्मीरी को, अली गिलानी साहब को कभी किसी ने रोका कि आप जम्मू के आदमी से ना मिले? कोई मुझे बताए कि अली गिलानी साहब और उनकी उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने जो पैसे सबसे ज्यादा दिए वो वहां की जो जमात इस्लामी थी उनको दिए। जब इन्होंने एक सियासी मूवमेंट को खत्म करने के लिए जो इस्तेमाल किया, तो अली गिलानी साहब तो उसके हेड थे। तो अली गिलानी साहब ने तो कभी, मैं नहीं कहूंगा, ये तारीख लिखने वाला जो तारीख लिखना जानते हैं, ये जो तारीख पे नजर रखते हैं, हम तो एक सियासी कारकुन है, हम तो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हम तो आवाज उठाते हैं अपने लोगों के हुकूक के लिए, उनका इंसानी हुकूक की जहाँ खिलाफवर्जियां हो वहां पे हम आवाज उठाते हैं। मगर जो लोग इस पे पॉलिटिकली लिखेंगे, वो जरूर लिखेंगे कि अली गिलानी साहब को कभी किसी ने नहीं रोका था कि आप जम्मू वाले से ना मिले, आप आजाद कश्मीर से उसे हो सकता है कि आपको मिलने ना दिया गया, मगर आप आके मिले, इधर आप आके पाकिस्तानियों से मिले, आप आज के नाम पे सऊदिया में मिले, मगर कभी आपने ये कोशिश की कि जम्मू में जाके कहीं उसके कश्मीर के उन लोगों से भी मिला जाए? किसका अवार्ड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? मेरा तो समझता हूँ कि वो लेंगे नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने जिस तनाजुर में मैंने सवाल किया था, मैं वजाहत कर दूं आपको। कोई तस्वीर जो है ना, ज़ाहिर है कि अदाकारा की तस्वीर डिफरेंट तरह की होगी, जो एक सियासी लीडर है उसकी तस्वीर दूसरी तरह की होगी। मसलन ये भी तो हो सकता है कि किसी से कोई बातचीत हो रही हो, किसी से कोई माहिदा हो रहा हो, कोई खुफिया पैक्ट हो रहा हो। मेरी बात समझ गए? मैं इस तनाजुर में कह रहा था कि मसलन वो असेंबली में भी रहे, हिंदुस्तान की वफादारी का हल्फ भी उठाते रहे, पेंशन भी इंडिया से लेते रहे, मैं चाहूँ तो काफ़ी आई कैन कैरी ऑन लाइक दैट। तो मैं इस तनाजुर में कह रहा था कि कोई ये भी बात हो सकती है कि जी भी ठीक है जी, इनको हमने ये अवार्ड दिया है कि इन्होंने ये खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए। मेरी बात समझ गए? यानी आपको निशान पाकिस्तान क्यों नहीं दिया जा रहा? शौकत अली कश्मीरी को क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे तो उन्होंने आईडी कार्ड भी कैंसिल कर दिए थे। मेरी बेटी का आईडी कार्ड कैंसिल कर दिया था, हालांकि उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जमील मकसूद का पासपोर्ट रोका हुआ उन्होंने। तो आखिर उन्होंने कोई ना कोई, अली गिलानी साहब ने कोई ना कोई तो खिदमत अंजाम दी होगी ना, जिसकी वजह से उन्हें इतना आला अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैं उस तनाज़ुर में बात कर रहा था, उस आप समझ गए? तो अगर आप मजीद कुछ कहना चाहें तो फ्लोर इज योर्स। भाई एक जो बात उन्होंने लास्टली कही है, अली गिलानी साहब ने जो बात कही है कि अब मेरा जनाजा जो है वो पाकिस्तानी झंडे में ना दफन किया जाए, पाकिस्तानी झंडे में ना दफन किया जाए, अभी मेरा जनाजा श्वेत कफन में ही दफन किया जाए, तो शायद गिलानी साहब ने ये कहा है कि जब उनका वक्त आ जाए, पूरा हो जाए यहाँ से जाने का, तो अभी पहले तो वो कहते थे कि मेरी डेड बॉडी जो है वो सब जलाली परचम में लपेट के तो आप दफन कर देना। ठीक है।
تو ابھی وہ اپنے اس ٹب سے واپس آئے ہیں، تو شاید اس لیے انہوں نے یہ ایوارڈ دیا کہ گیلانی صاحب کو شاید وہ جھنڈا واپس پہنائیں کہ اسی سبز لالی پرچوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کیا علی گیلانی صاحب کی خدمات تو پھر تو کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ وہ کشمیریوں کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، کون سی انہوں نے جو تحریک چلائی جو آج 32-33 سال ہو گئے ہیں، جس سے کشمیریوں کو بینیفٹ ہوا، ماسوائے کہ ان کا قتل و غارت ہوئی، وہاں پہ خون خرابہ ہوا، آرمی کے ٹروپس نے جو ہے نا ایک تو ٹیررسٹ کو مارا، ٹیررسٹ کے ساتھ ساتھ جہاں آرمی جاتی ہے آپ کو پتا ہے بےگناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں. تو کس حکمت عملی سے، جس حکمت عملی سے میں آج سمجھتا یہ ہوں کہ کشمیریوں کی اس حکمت عملی سے جس کے کشمیریوں کو فائدہ نہ ہو اور ایک نسل آپ مروانا شروع کر رہے ہیں، ہم کیا کریں گے سرزمین لے کے ڈاکٹر صاحب؟ جب کشمیری نہیں بچے گا تو ہم سرزمین لے کے اس کو کیا کریں گے؟ ہمیں تو کشمیری بچانا ہے، اس کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے. تو علی گیلانی صاحب نے تو ان کو کھلی حمایت کی، وہاں کے جتنے وہ دہشت گرد جہاں سے جاتے تھے یا وہاں جو دہشت کے لیے اسلحہ اٹھاتے تھے. اچھا ایک بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پالیسی تھی علی گیلانی صاحب کی، اس سے کشمیریوں کو فائدہ ہوا یا جموں کشمیر کے لوگوں کو، میں کشمیری نہیں کہوں گا، جموں کشمیر کے لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان کی پالیسیوں سے جموں کشمیر کے لوگوں پر اثر ضرور پڑا ہے. یہ نہیں کہ کچھ پر نیگیٹو پڑا ہے، کچھ پر پازیٹو پڑا ہے. بے شمار لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، سفرنگ کی ہوئی ہے. جو ہڑتال نہیں کراتے تھے، کتنے لوگوں کے اسکولوں کو تباہ کیا یا ان کے جو تعلیمی نظام ہے وہ درم برم کیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایریلیونٹ نہیں تھے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ابھی سے میرے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ ہم ایک کانفرنس میں گئے تھے دہلی میں. اس وقت حریت کانفرنس کا ایک دفتر ہوا کرتا تھا دہلی میں. تو وہ صاحب ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی دے. ایک صحافی ہیں، بڑا مشہور نام ہے ان کا، ظفر مناز صاحب. تو وہ ساتھ تھے. تو علی گیلانی صاحب سے ساتھ میری بات چیت ہوگی تو ان کے ساتھ دو مسٹنڈا ٹائپ لوگ بھی تھے بیٹھے ہوئے. جب ہماری بات چیت ہوئی تو جیسے ہی تعارف کرایا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نام سے جانتے ہیں مجھے. انہوں نے کہا شبیر چودھری کوئی ان نون نام نہیں، ہم جانتے ہیں. اچھی طریقے سے بات ہوئی، تھوڑی سی بات چیت ہوئی. تو ایک صاحب نے جو ان کے بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں جی آپ قائد صاحب سے ایسے بات نہیں کر سکتے. تو میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا، میں نے کہا جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹے نہیں بولا کرتے. تو وہ تھوڑا سا خاموش ہو گیا، لیکن مجھے گھورتا رہا. پھر تھوڑی سی آگے چلی تو میرے باتوں میں پھر گیلانی صاحب کو گھیرے میں لے لیا، یعنی کشمیر کے تناظر میں. پھر دوسرا آدمی بولا ابھی آپ قائد سے ایسے بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ بڑوں کی موجودگی میں بات نہیں کیا کرتے، ٹوکتے نہیں ہیں. پھر گیلانی صاحب نے بھی ان کو نا ڈانٹا بھی نہیں، ہم بات کر رہے ہیں آپ خاموش بیٹھے. تو بہرحال جب ہماری بات چیت ختم ہوئی، ہم جانے لگے تو علی گیلانی صاحب اٹھے، بڑے پیار سے مجھے ملے اور انہوں نے کہا جی جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا ایسے ہی پایا آپ کو. پھر میری پیشانی پر انہوں نے بوسہ دیا، پیار دیا مجھے ماتھے پر، اللہ آپ کو زندگی دے اور وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہاں پر کسی صاحب نے کہا، جب ہم باہر نکلے نا، اس نے کہا بھی شبیر چودھری آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ان کو 92 93 4 میں نہیں ملے یا 19 میں نہیں ملے. جس آدمی کو وہ بوسہ دیتے تھے دوسرے دن اس کی لاش ملتی تھی. چونکہ آپ جو ہے مل رہے ہیں اس کو غالباً سن 2000 تھا. تو یہ بھی کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ میں اس کو کراؤن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں یہ سارا بہا کے سچا. ٹھیک ہے نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال میں ایک چیز آپ نے وہ کہی، ایک سوال نہیں بلکہ آپ کی گفتگو میں ایک چیز کہ اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو اثر دونوں پڑے. تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ پازیٹیو اثر جب ہوتا کہ ہندوستان نے ہمیشہ کہا کشمیری لیڈرشپ کو، یا جو بھی تھی، علی گیلانی تھے، یاسین ملک صاحب تھے، میرواز کی فیملی تھی، اور جو بھی وہاں اس وقت لیڈرشپ تھی، وہ پچھلے 15 سال سے 20 سال سے ہندوستان اپنے تئیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کریں، آپ ہم سے بات کریں، آپ آئیں، آپ ریاست کے لوگ ہیں، آپ ہم سے بات کریں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کا فون کو کچھ ہیلو، یہ میں نہیں کہتا، یہ اس کتاب میں لکھا ہے جو دولت تھے انہوں نے بھی، کہ ہم نے کوشش کی کشمیریوں سے بات کرنے کی. کشمیریوں کا ایک ہی جو حریت کانفرنس تھی، یا ایک گروپ تھا یا دوسرا گروپ تھا یا بعد میں تقسیم، ان کا ایک ہی تھا، پاکستان سے پہلے مذاکرات کریں. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، ان کا پازیٹیو رول کہاں بنتا ہے؟ اگر میری ریاست ہے، مجھے پاکستان کہتا ہے کہ آئیں یہاں اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ مذاکرات کریں، تو میرا کشمیری جو مذاکرات کرنے نہیں جائے گا وہ کہے گا نہیں آپ پہلے ہندوستان سے بات کریں پھر ہم سے بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی خدمات نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے بحیثیت کشمیری حریت کانفرنس نے. اور صرف
उस छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आज क्यों नहीं निकलते हैं ये बाहर? चलो बाकियों को तो पकड़ लिया उन्होंने, और उनकी कॉम्प्रोमाइज है इस वक्त हिंदुस्तान ने, जो उनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दोनों कॉम्प्रोमाइज है। वो सारी लीडरशिप पे जो रवायती लीडरशिप जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती थी या जो और तरह से यूनियन में रहना चाहते थे, वो बात नहीं कर सकते, उनको बात करने की इजाजत नहीं है। यहाँ कई मुजाहरे हुए जिसमें वो मुजाहरे नहीं सारी सर वहाँ कोई गुफ्तगू करने की कोशिश की गई, उन लोगों को रोका गया। आज ये क्यों नहीं निकल के बात करते हैं? आज ये क्यों नहीं उठ के खड़े होकर कहते कि जी ये हिंदुस्तान ने ये फौज को ये जुल्म किया और हम इसके खिलाफ यहाँ हम ताकत में थे? इसलिए कि इनमें से कोई आदमी अपने हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सकता। इनके पास 30 वोट नहीं थे। ये पाकिस्तान की उस बंदूक की जोर पे हमेशा खड़े रहे, और इस बंदूक ने मेरी कश्मीर के उस तरफ के कश्मीरियों के एक पूरी नस्ल मरवा दी, जो प्रोग्रेसिव, जो सियासी कारकुन थे, जो सियासी सूझबूझ रखते थे, जो पैसे को गंदा काम समझते थे, इस पैसे के खेल को बुरा समझते थे, उसको इन अली गिलानी साहब, इनके दोस्तों और इनकी बंदूकों ने मारा है। वो हिंदुस्तान की बंदूकों ने नहीं मारा है। और इस पे सजाद लोन के वालिद से लेके और आज तक जो बहुत बंदे मारे जा रहे हैं, इसमें सारी बंदूक जो इस्तेमाल हुई है और ये सारी जो हो रही है, ये पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और हमारे सियासी लोगों को मरवा कर ये जायल और इस तरह की क़यादत को आगे लाना चाहते हैं। उस एक सेकंड क़यादत बनाना चाहते थे कि जो कश्मीर इशू पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ऐनक के अलावा कोई और ऐनक लगा ही ना सके और देख भी ना सके। आपने जो बातें की ना, मैं उसमें वजाहत करूं कि बात ये थी, जब मैंने कहा था कि कुछ लोगों पर नेगेटिव और पॉजिटिव असर पड़ा, ठीक है, इफेक्ट पड़ा। नेगेटिव तो आपने बयान कर दिया और मैंने भी थोड़ा सा बयान किया था। पॉजिटिव इस सेंस में पड़ा था कि कुछ लोगों का किचन चलता रहा, कुछ लोग अमीर हो गए। मैंने कहा कि लोगों पर, मसला कश्मीर पर नहीं, कुछ लोगों पर पॉजिटिव पड़ा और बहुत से लोगों पर नेगेटिव असर पड़ा था। अच्छा, अब टुवर्ड्स द एंड हम आ रहे हैं, तो आपने जो अभी बात की है, मसलन इन्हें नेगेटिवली तो ये है कि ज़ाहिर है कि बंदूक के जोर पर सब कुछ हुआ वहाँ पर, ठीक है जी। बंदूक जो है ना, ये इन्हें किसने दी? वो जम्मू कश्मीर के दरख्तों पर बंदूक नहीं लगती, एंड ये ग्रेनेड है वो नहीं लगते, ठीक है ना। तो जाहिर है कि भेजने वालों का एक अपना एजेंडा था, उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया और अफरा तफरी पैदा की, उनके अपने एग्जाम थे। तो आप ये बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि सारी चीज को कंट्रोल किया गया बाहर से, अफरा तफरी पैदा करने के लिए तबाही बर्बादी उन्होंने लाई हम कश्मीरियों पर। और अफसोस की बात यह है, हम कहने को तो ये कहते हैं, आपने तो बड़ी अच्छी बात कहती, खत्म कर दी बात, क्या कहा जाता है कि ये कश्मीरी सादे भी हैं, चिट्टे अनपढ़ भी हैं, बेवकूफ हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन कुछ दावा ये करते हैं कि दुनिया की होशियार तरीन कौम है। तो मुझे इससे इख्तलाफ ये होता है, ये कौन सी होशियार तरीन कौम है कि जो इतने 72-73 सालों से अभी तक ये नहीं देख सकी कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और कौन हमें मार रहा है, कौन हमें मरवा रहा है। ये कौन सी अक्ल वाली कौम है? आप टुवर्ड्स इस पर आप बात करें तो फिर इसको हम खत्म करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का 1 घंटा होने वाला है। मैंने इसलिए कहा ना, चिट्टे अनपढ़ कश्मीरी जो है ना, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, ये मेरी बात नहीं है। ये मैंने उनके वही बात दोहराई है जो पाकिस्तान के स्टेट मिनिस्टर्स ने ये कही हमारे लिए कि ये चिट्टे अनपढ़ सादे बेवकूफ कश्मीरी। ये इल्फाज उनके मुंह के हैं, उनसे मैंने देखा कि ये इस हवाले से मैंने वो बात की। नाम भी ले लें, और मोहतरम अस्ती का नाम भी ले लें, क्या बात है? हम जातियात में किस लिए जाएंगे लोगों के नाम लें, और फयाजुल हसन चौहान का नाम लूंगा भी तो वो इस वक्त की गवर्नमेंट के जो है ना सरखेल है, उनको तो हम क्या कह सकते हैं। मगर मसला ये है कि हमको अपना मुकदमा खुद समझना चाहिए था कश्मीरियों को, वो इस तरफ का हो या उस तरफ का हो। वहां से एक कश्मीरी हिजरत करता है तो अपने एक कोने से दूसरे कश्मीर के अंदर जाके, मैं इस वक्त अगर आजाद कश्मीर से निकल के तो अगर मैं श्रीनगर चला जाता हूँ तो मैं कोई रिफ्यूजी तो नहीं हो गया, माजूर तो नहीं बन गया ना, मैं अपने वतन के अंदर ही हूँ। तो उस कश्मीरी ने ये मुतालबा भी किया कि जी मुझे हिजरत पे मजबूर कर दिया गया, हिजरत हो गई, मान गए, मगर आप माजूर तो नहीं बन गए ना, आप अपने वतन के अंदर है, जहाँ है वहाँ स्ट्रगल करें। और हमने भी हमेशा यही कहा, हमारी पार्टी का भी ये मैनिफेस्टो में रहा और हमारा ये वो रहा कि जहां भी जो कश्मीरी जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है वहां उसकी रॉन्ग डूइंग के खिलाफ आवाज उठाए। अगर गलगीत वाला रॉन्ग डूइंग के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, अपने हुकूक के लिए नहीं बाहर निकलता है। अच्छा, अगर आजाद यूसुफ यहाँ पर खत्म करते हैं, आपने बड़े की फ्रेज जो अभी आपने कही है ना, वो यही है कि जो हमारी पॉलिसी रही है काफी अरसे से रही है, जो जिसका गुलाम है या जिस एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है, वो उस एडमिनिस्ट्रेशन और उस हुकूमत के खिलाफ बात करे।
اب یہ ہے کہ راولا کوٹ والے کو تکلیف راولا کوٹ کی ایڈمنسٹریشن سے ہے یا مظفرآباد کی ایڈمنسٹریشن سے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نعرہ لگائیں گے جی بھی وہ جی سری نگر میں یہ ہو گیا اور بارہ میں یہ ہو گیا. آپ نے جو لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کا نام نہیں لیتے. تو دس پالیسی مسٹ اینڈ. جو جس کا غلام ہے اس کے خلاف سٹرگل کرے. آخری بات آخری پیغام جو دینا چاہیں چونکہ میں پروگرام کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی میں نے پہلے بھی میں 1 منٹ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اگر آج 5 اگست کے حوالے سے ہماری بات چیت تھی تو ہم اس پہ بالکل کھلے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، جو میری فائنڈنگ ہے. یا مجھے ووٹ کا حق دیا گیا تو میں ہندوستان اور پاکستان کو ووٹ نہیں دوں گا، کیونکہ وہاں ایک امید جو تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا کہ وہ ڈیموکریٹک تھے، ایک سیکولر تھے، ایک بہت بڑا اس کا ماں جیسا رول تھا، وہ ریاست اپنے اس میں فیل ہو گئی. یہ اینٹیں بٹے ملا کے ہمیں چونا بیچنے والے، چونا لگا کے ہمیں گوشت کی جگہ گدھے کھلانے والے اور ہر دنیا کی میڈیسن کی جگہ آٹا کھلانے والے اس قوم کے ساتھ اور اس مملکت کے خداداد مملکت دینوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ریلیشن نہیں. ہم اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے. تو ہمیں یہ حق دیں کہ ہم اپنے اس ریاست میں رہیں جو ہماری ریاست 1846 میں ہمارے عظیم رہنما، عظیم شخصیت جناب گلاب سنگھ نے ایک معاہدے کے تحت بنائی تھی، اور ہم اس ریاست کے والی ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، اور ہم اس وقت تک یہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہمیں اس ریاست کی بحالی ری یونائٹڈ. اور اس کے بعد اگر کسی لوگوں کے حق کے ہم اس حق کو بھی اختیار تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ہم اس کو اختیار تسلیم کرتے ہیں، اس اختیار کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس حق کو بھی تسلیم کرتے ہیں. مگر ہمیں اس وقت جو ہے وہ اپنی صحت کی بحالی ہی واحد آپشن ہے جو کشمیریوں کو باعزت رکھ سکتی ہے اور کسی ایسی سچویشن میں لے جا سکتی ہے کہ کشمیری دنیا میں باعزت ایک قوم بن کے ابھرے. یعنی کہ اسٹرگل جو ہے وہ یونیفیکیشن اینڈ انڈیپینڈنس آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ جو ایگزسٹ کر رہی تھی 15 اگست 1947 کو. اس پر ختم کرتے ہیں. امجد یونس صاحب، نائس ٹاکنگ ٹو یو. مجھے یقین ہے کہ آپ کا پروگرام لوگ پسند کریں گے، لیکن اگین پیپل ہیو رائٹ ٹو ڈس ایگری ود اس. ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ کو دوبارہ تکلیف دی جائے. میں دیکھتا ہوں آئی لیو ٹو دی پیپل ہاؤ دے یعنی آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں. اسی پر ختم کرتے ہیں جناب. آپ کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. پلیز اللہ حافظ.